नमस्कार दोस्तों, मैं हूं धनेश कुमार पाराशर और आज अपन वापस हमारी क्लास में इकोनॉमिक्स की में स्टार्ट करते हैं। अपना टॉपिक चल रहा था इंडियन बैंकिंग सिस्टम और इंडियन बैंकिंग सिस्टम में ही अपन आज पढ़ने वाले हैं भारत में प्रतिभूति मुद्रण एवं सिक्कों का उत्पादन। भारत में प्रतिभूति मुद्रण एवं सिक्कों का प्रचालन, सिक्कों का प्रचालन या उत्पादन अपन कुछ भी कह सकते हैं। तो दोस्तों, भारत में जो प्रतिभूति है, प्रतिभूतियों का मुद्रण, प्रतिभूति यानी सिक्योरिटीज होती है। अब सिक्योरिटीज क्या होती है ये अपन जब कैपिटल मार्केट की क्लास में पढ़ेंगे तो समझेंगे कि जो प्रतिभूति होती है वो क्या होती है, सिक्योरिटीज, वो अपन कैपिटल मार्केट की क्लास में पढ़ेंगे। लेकिन आज अपन ये समझने वाले हैं कि प्रतिभूतियों का, सिक्योरिटीज का और कॉइन्स का और इंडियन करेंसी नोट्स का कहां कहां पर क्या होता है, प्रिंट होता है। दोस्तों, जहां पर सिक्योरिटीज और बैंक नोट, जहां पर सिक्योरिटीज और करेंसी नोट छपते हैं वो तो कहलाता है क्या, प्रेस। वो क्या कहलाती है, प्रेस या छापेखाना। ठीक है, ये तो क्या होता है, छापेखाना या प्रेस। और जहां पे सिक्कों का उत्पादन होता है वो क्या कहलाती है, टकसाल, टकसाल या मिंट। ठीक है, टकसाल या मिंट। तो आज अपन इस क्लास में देखेंगे कि भारत में प्रतिभूति और मुद्राओं का कहां कहां पर छपाई होती है, कहां कहां पर उनकी प्रेस है और सिक्कों के उत्पादन की टकसाल कहां कहां पर। तो सबसे पहले अपन देखते हैं कि प्रतिभूति मुद्रण की कहां कहां पर प्रिंटिंग प्रेस है। तो सबसे पहले प्रिंटिंग प्रेस में अपन बात करते हैं इंडियन सिक्योरिटी प्रेस नासिक। इंडियन सिक्योरिटी दोस्तों, सिक्योरिटी मैंने आपको क्या बताया, प्रतिभूति। तो इंडियन सिक्योरिटी प्रेस कहां पे, नासिक में, प्रेस नासिक। अब नासिक कहां पर है दोस्तों, नासिक महाराष्ट्र में है। नासिक कहां पर है, महाराष्ट्र में है। तो इंडियन सिक्योरिटी प्रेस नासिक, जैसा कि आपको नाम से ही पता लग रहा है कि यहां पर किसकी छपाई होती है, सिक्योरिटीज की। सिक्योरिटीज में यहां पर डाक संबंधी लेखन सामग्री, डाक एवं विभिन्न टिकटों, अदालती एवं गैर अदालती स्टांपों, बैंकों के चेक, बॉन्ड्स, डिबेंचर्स, जितने भी जो सिक्योरिटीज के पेपर होते हैं उनकी छपाई कहां पर होती है, इंडियन सिक्योरिटी प्रेस नासिक में। कहां पर, इंडियन सिक्योरिटी प्रेस नासिक में। और नासिक कहां पर है, महाराष्ट्र में है। तो पहली कौन सी प्रेस हुई, इंडियन सिक्योरिटी प्रेस नासिक। यहां पर किसकी छपाई होती है, सिक्योरिटी पेपर्स की। ठीक है, और सिक्योरिटी पेपर्स में वापस मैं आपको बताता हूं क्या क्या है, डाक संबंधित लेखन सामग्री, गैर अदालती और अदालती स्टाम्प पेपर्स, बॉन्ड्स, गवर्नमेंट बॉन्ड्स, कोलेट्रल बॉन्ड्स। तो ये जितने भी जो बॉन्ड, इलेक्टोरल बॉन्ड्स, ये जितने भी गवर्नमेंट के द्वारा प्रतिभूतियां या फिर प्राइवेट कंपनीज के द्वारा जो प्रतिभूतियां, सिक्योरिटीज होती हैं वो यहां पर छपती है। अब दोस्तों अपन आगे चलते हैं। तो है सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस हैदराबाद, सिक्योरिटी प्रिंटिंग
प्रेस कहां पर है दोस्तों? हैदराबाद। और हैदराबाद कहां पर है? तेलंगाना में। ठीक है, सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस हैदराबाद, तेलंगाना। तो पहली कौन सी हुई? इंडियन सिक्योरिटी प्रेस नासिक। दूसरी हुई सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस हैदराबाद। दोस्तों इनका नाम याद रखना जरूरी है। ये दक्षिण भारतीय राज्यों को डाक लेखन सामग्री क्या करवाती है? प्रोवाइड करवाती है। जितने भी साउथ के क्या हैं? राज्य हैं, दक्षिण भारतीय राज्य, दक्षिण भारतीय राज्य। तो ये दक्षिण भारतीय राज्यों को क्या प्रोवाइड करवाती है? सिक्योरिटी पेपर्स प्रोवाइड करवाती है। और सन 1982 में क्या करी गई थी? इसकी केंद्रीय उत्पाद शुल्क स्टाम्प की मांग को पूरा करने के लिए सन 1982 में क्या की गई थी? इसकी स्थापना की गई थी। तो स्थापना कब हुई इसकी? 1982 में इसकी क्या की गई? स्थापना की गई। अब दोस्तों अपन आगे चलते हैं। तो नेक्स्ट है करेंसी प्रेस नोट नासिक। अब दोस्तों किसकी बात आ गई? करेंसी की। करेंसी प्रेस नोट, करेंसी प्रेस नोट नासिक। ठीक है, तो करेंसी प्रेस नोट, जैसा कि दोस्तों आपको नाम से पता लग रहा है कि यहां पे किस चीज की प्रिंटिंग होती है? करेंसी की, भारतीय मुद्रा की, इंडियन रूपी की। तो कहां पर? नासिक में। अब इंडियन सिक्योरिटी प्रेस नासिक ये अलग है और करेंसी प्रेस नोट नासिक ये अलग है। दोनों एक ही जगह पे हैं लेकिन दोनों इंस्टीट्यूशंस हैं, ये अलग अलग हैं। तो करेंसी प्रेस नोट यहां पर 10, 50, 100, 500 और 2000, और जब 1000 का नोट चलता था तो 1000 के नोट की भी यहां पे प्रिंटिंग होती थी। तो कहने का मतलब क्या है? यहां पर 10 का, 50 का, 100 का, 500 का और 2000 का नोट छपता है। ठीक है, 2000 रुपी। इनके नोट क्या होते हैं? यहां पे इस प्रेस में छपते हैं। अब दोस्तों अब अपन आगे बात करते हैं बैंक नोट प्रेस। बैंक नोट प्रेस कहां की? देवास की। बैंक नोट प्रेस देवास। देवास कहां पर है? देवास दोस्तों मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश में एक क्या है? जिला है देवास। तो पहली प्रेस नोट कहां पर है? नासिक में। दूसरी कहां पर है? देवास में। यहां पे भी क्या होते हैं? बैंक नोट छपते हैं। यहां पर 20 रुपए और 50 रुपए के नोट छपते हैं। यहां पर 20 और 50 रुपए के नोट छपते हैं। ठीक है दोस्तों, अब अपन आगे चलते हैं। सेलबोनी और मैसूर में क्या? सेलबोनी और मैसूर में भी और प्रेस है। अच्छा, आप इनको नोट कर लीजिए, मैं इसको रफ कर देता हूं। आगे चलते हैं फिर। अपन ने देवास तक बात कर ली। देवास मध्य प्रदेश में है एक प्रेस नोट। अब बात करते हैं सिक्योरिटी पेपर मिल होशंगाबाद। क्या दोस्तों? सिक्योरिटी पेपर मिल होशंगाबाद, होशंगाबाद।
अब दोस्तों बात करते हैं होशंगाबाद कहाँ है, तो होशंगाबाद भी कहां पर ही है, मध्य प्रदेश में। सिक्योरिटी पेपर मिल होशंगाबाद। दोस्तों जैसा कि आपको नाम से ही पता लग रहा है, नाम से ही क्या पता लग रहा है, नाम से ही क्या पता लग रहा है कि ये किसकी, सिक्योरिटी पेपर्स की क्या करती है, सिक्योरिटी पेपर्स की क्या करती है, प्रिंटिंग करती है। ठीक है, अब दोस्तों अपन आगे चलते हैं। कि इंडियन बैंक प्रेस नोट, ठीक है, भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण लिमिटेड, इंडियन रिजर्व बैंक इंडियन रिजर्व बैंक नोट मुद्रण लिमिटेड, इंडियन रिजर्व बैंक नोट मुद्रण लिमिटेड, ये आरबीआई के द्वारा खुद की, ठीक है, दो नए एवं अत्याधुनिक करेंसी प्रेस नोट, ठीक है, किसके द्वारा स्थापित किए गए थे, आरबीआई के द्वारा। ये आरबीआई के मतलब एक तरीके से कह सकते हैं अपन खुद के हैं, और ये दो जगह पे है, एक तो कहां पर है, शैलबोनी में, ठीक है, और एक कहां पर है, मैसूर में। इसी नाम से इंडियन रिजर्व बैंक नोट मुद्रण लिमिटेड कहां कहां पर, शैलबोनी और मैसूर। दोस्तों शैलबोनी कहां पर है, पश्चिम बंगाल, जहां पर अभी क्या चल रहे हैं, चुनाव चल रहे हैं, ठीक है, और मैसूर कहां पर है, कर्नाटका में, ठीक है, और शेर मैसूर किसे कहा जाता है, टीपू सुल्तान को। तो इंडियन रिजर्व बैंक नोट मुद्रण लिमिटेड, शैलबोनी और मैसूर। तो अब अगर अपन वापस पूरी बात करें तो भारत में जहां जहां पर नोट छपते हैं वो 4 जगह है। कौन कौन सी है, नासिक में, देवास में, शैलबोनी और मैसूर कर्नाटका में। तो ये 4 जगह ऐसी है जहां पर भारतीय रिजर्व बैंक के क्या है, नोट छपते हैं। तो आपसे क्वेश्चन कैसे पूछ लिया जाएगा कि ऐसी कौन सी जगह है जहां पर प्रेस नोट, जहां पर इंडियन करेंसी नहीं छपती। 4 ऑप्शन दे देंगे, 3 उनमें से फॉलो करते होंगे और एक नहीं फॉलो करता होगा, तो आपको उसको टिक कर देना। अब दोस्तों अपन आगे चलते हैं टकसालों के बारे में, ठीक है, जहां पर क्या, सिक्कों का उत्पादन होता है। तो टकसाल भी भारत की कितनी है, 4 जगह है। कहां कहां पर, मुंबई में, हैदराबाद में, कोलकाता में और नोएडा में। कहां कहां पर है, मुंबई, हैदराबाद, कोलकाता और नोएडा, ठीक है। मुंबई में है, हैदराबाद में है, कोलकाता में है और नोएडा में है। क्या है दोस्तों, मिंट्स। मिंट्स यानी जहां पर क्या होती है, सिक्कों की क्या होती है, जहां पर सिक्कों का मुद्रण होता है, जहां पर सिक्के गढ़े जाते हैं, वो क्या होती है, टकसाल होती है। तो भारत में 4 टकसाल है, मुंबई में, हैदराबाद में, नोएडा में और कोलकाता में। और मुंबई, हैदराबाद और कोलकाता की टकसालें 1830 में कहां पर, मुंबई में, ठीक है, 1903 में हैदराबाद, ठीक है, और इसके बाद कोलकाता में 1950 और नोएडा में कब की गई थी, 1989।
तो 1830 में मुंबई, 1903 में हैदराबाद, 1950 में कोलकाता और 1989 में नोएडा की टकसालों की स्थापना की गई थी। तो दोस्तों ये तो था अब तक का अपना क्या कि भारतीय मुद्रा कहां कहां पर छपती है। अब दोस्तों अपन आगे चलते हैं। अब दोस्तों अपन बात करेंगे एनपीए की, ठीक है। एनपीए या फिर नॉन परफॉर्मिंग एसेट। क्या? नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, ठीक है, जिसे शॉर्ट में क्या कहते हैं? एनपीए। तो कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है कि एनपीए की फुल फॉर्म बताइए। तो एनपीए की फुल फॉर्म क्या होती है? नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स या गैर निष्पादित संपत्ति, गैर निष्पादित संपत्तियां, ठीक है। तो गैर निष्पादित संपत्तियां या फिर नॉन परफॉर्मिंग एसेट क्या होती है? तो बैंकों द्वारा दिए गए ऋण अग्रिम की जब एक निश्चित समय तक ग्राहकों द्वारा भुगतान नहीं किया जाता तो उसे अपन क्या कहते हैं? एनपीए कहते हैं दोस्तों। एनपीए किसे कहते हैं? जब बैंकों द्वारा दिए गए ऋण को एक तय समय सीमा तक, एक तय समय सीमा तक भुगतान नहीं किया जाए तो, जब बैंक्स द्वारा दिए गए ऋण को एक तय समय सीमा तक भुगतान नहीं किया जाए, ऋण का एक तय समय सीमा तक भुगतान नहीं किया जाए तो उसे क्या कहते हैं दोस्तों? तो उसे एनपीए कहते हैं, ठीक है। मतलब वो क्या है? कोई काम का नहीं है, एनपीए है, नॉन परफॉर्मिंग असेट्स है, ऐसी असेट्स जो कोई परफॉर्मेंस नहीं दे रही, ठीक है दोस्तों। अब अपन बात करते हैं कि इसकी पहचान कैसे करेंगे। तो ये तय समय सीमा क्या है? ये जो तय समय सीमा है ये क्या है? आप कैसे डिसाइड करोगे कि तय समय सीमा क्या है? तो एनपीए की पहचान के लिए 90 दिन के मानक को स्वीकार किया गया है। कितने दिन के मानक को? 90 दिन के मानक को। मतलब आप कोई ऋण लिए हो और 90 दिन तक उसका क्या कर रहे हो? उसको होल्ड करके रखे हो, उसको आप जमा नहीं करा रहे, तो 90 दिन तक की समय सीमा तय की गई है। तो आपका खाता किस में डाल दिया जाएगा? एनपीए अकाउंट में डाल दिया जाएगा। 90 दिन तक की समय सीमा। तो 90 दिन तक अगर आप जमा नहीं कराओगे तो वो किस में आ जाएगा दोस्तों? एनपीए में। लेकिन अब बात आती है कि जो हमारे किसान भाई है वो ऋण लेते हैं, तो किसान भाई जब ऋण लेते हैं तो उनकी मान लो कोई फसल है, वो तो 6 महीने बाद पकेगी, 6 महीने बाद उसमें फल आएगा, वो बेचेगा, काटेगा, उसके बाद उसके पास पैसा आएगा। तो वो अगर 90 दिन तक नहीं देगा तो फिर उसका खाता एनपीए में डाल दिया जाएगा, उसका क्रेडिट स्कोर खराब होगा। तो उसके लिए क्या सीमा है? तो उसके लिए दोस्तों अलग सीमा होती है। हमारे किसान भाइयों के लिए क्या सीमा है कि भुगतान की तिथि के बाद 2 फसलों तक, भुगतान की तिथि के बाद 2 फसलों तक आने तक, मतलब अपन क्या कह सकते हैं? 2 फसलों के आने तक से क्या मतलब है? यहां पर मैं लिख देता हूं पहले, भुगतान के बाद
2 फसलों के आने तक। अब दोस्तों जैसे मैं हूं बैंक और मेरे से कोई ऋण लेने आया तो मैंने उसको जनवरी में क्या दे दिया, ऋण दे दिया। मान लो मैंने उसको सितंबर में ऋण दे दिया, उस टाइम पे उसने गेहूं बोने थे तो सितंबर में ऋण दे दिया, उसने गेहूं बोने थे। तो 2 फसलों के आने तक से मतलब है कि उसकी गेहूं की फसल पक गई, उसके बाद भी उसने मुझे ऋण नहीं दिया। फिर उसने दूसरी फसल बो दी, उसने भी, उसके बाद भी उसने मेरे को ऋण नहीं दिया। तो 2 फसलों के आने तक गवर्नमेंट क्या करती है, बैंक क्या करते हैं, इंतजार करते हैं, उसको एनपीए में नहीं डालते। लेकिन अगर 2 फसलों के आने के बाद टाइम पीरियड में भी अगर वो ऋण जमा नहीं कराता है तो जब तीसरी फसल का जो टाइम आता है तब उसको किस में ले लिया जाता है, एनपीए की श्रेणी में ले लिया जाता है। तो दोस्तों ये क्या था, ये था एनपीए के बारे में। अब अपन बात करते हैं एनपीए को थोड़ा सा और डीप में समझते हैं। तो बैंकों एवं वित्तीय संस्थाओं द्वारा वितरित वे ऋण जिनके मूलधन एवं उस पर देय ब्याज की वापसी या तो हो ही नहीं पाती अथवा समय सीमा के भीतर नहीं होती, किसकी श्रेणी में आते हैं, एनपीए की श्रेणी में। मतलब जब बैंक द्वारा दिए गए, मतलब इनडायरेक्टली बात तो वही है कि जब बैंक द्वारा दिए गए ऋण को एक तय समय सीमा तक भुगतान नहीं किया जाता, तो मतलब बैंकों द्वारा ऋण, अब ऋण में क्या चीज आ जाती है, ऋण में क्या क्या चीजें आ जाती है, ऋण में 2 चीज आ जाती है। आपने पढ़ा होगा गणित में, एक तो मूलधन कि भाई कितना पैसा दिया है, और एक पढ़ा होगा ब्याज, ठीक है, उस पे लगने वाला ब्याज। तो मूलधन प्लस ब्याज, ये दोनों रकम को अगर तय समय सीमा पे नहीं लौटा रहा तो वो क्या है, एनपीए। अब दोस्तों अपन बात करते हैं कि बैंकिंग विनिमय संशोधन अध्यादेश 2017, ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। क्या, बैंकिंग विनिमय संशोधन अध्यादेश 2017, बैंकिंग विनिमय संशोधन अध्यादेश 2017, ठीक है दोस्तों। ये क्या था, तो ये क्या था, 5 मई 2017 को राष्ट्रपति ने एनपीए से प्रभावी रूप से निपटने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक को सशक्त बनाने के लिए संबंधित क्या दिया, एक अध्यादेश दिया, एक ऑर्डिनेंस पास करवाया। अब ये पॉलिटी का विषय, ऑर्डिनेंस क्या होता है, ठीक है, अपन इसके बारे में चर्चा नहीं करेंगे। तो यह अध्यादेश भारतीय रिजर्व बैंक के प्रत्यक्ष रूप से एक ऋण डिफॉल्ट के मामले में दिवालिया प्रक्रिया प्रारंभ करने के लिए निर्देशित करता है। क्या करता है, दिवालिया प्रक्रिया प्रारंभ करने के निर्देश में। अब भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्यिक बैंकों के एनपीए से उचित तरीके से निपटाने के लिए पैनलों की नियुक्ति कर सकता है। तो दोस्तों कुल मिला के ये जो संशोधन हुआ था, इसका उद्देश्य क्या था, तो इसका उद्देश्य था एनपीए की क्या, रिकवरी, एनपीए की रिकवरी, भारत सरकार की एनपीए की रिकवरी को क्या करना, फास्ट करना। तो ये था बैंकिंग विनिमय संशोधन अध्यादेश का मूल भावना, और बाकी मैंने आपको पूरा बता दिया, ठीक है, कि इसमें क्या क्या चीज थी। आप पैनलों को, पैनल गवर्नमेंट बना सकती है, और मतलब आप कुल मिला के उनका उद्देश्य क्या था कि एनपीए जितना भी है वो जल्द से जल्द किस में आ जाए, अपने भारत सरकार के पास या फिर जो बैंक है उनके पास आ जाए। अब दोस्तों ये तो थी बात एनपीए की। अब जब अपन आगे चलते हैं तो इसी कड़ी में देखते हैं कि भुगतान की जो अभी नई प्रणालियां आ गई हैं। अपन को ई बैंकिंग वाली क्लास में मैं लेने वाला था, लेकिन उस टाइम पे मेरे दिमाग से निकल गया था, तो अब मैं आपको यहाँ पे कंटिन्यू करता हूँ वो चीजें कि अभी नई नई प्रणालियां आई हैं, कुछ नई टर्मिनोलॉजीज है जो कि आपके टेक्नोलॉजी से भी जुड़ी हुई है। तो अपन आज उनकी बात भी
करते हैं। तो उसमें सबसे पहले है एक MICR कोड, ठीक है, MICR, ठीक है, MICR कोड या इसे माइकर कोड भी कहते हैं, ठीक है, माइकर कोड या MICR कोड। अब बात करते हैं कि MICR कोड या माइकर कोड क्या है। तो सबसे पहले ये आपने कंप्यूटर में भी पढ़ा होगा, तो सबसे पहले तो आप इसकी फुल फॉर्म, तो इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। अपन दोस्तों यहां पे इसके बारे में नहीं पढ़ेंगे कि ये टेक्नोलॉजी क्या है क्या नहीं है, अपन ये पढ़ेंगे कि ये बैंकिंग सेक्टर में कहां काम आती है। तो ये दोस्तों बैंकिंग सेक्टर में आपने देखा होगा, जो आपका चेक होता है, तो इस चेक में यहां पे नंबर लिखे होते हैं, नंबर जैसे कुछ लेटर लिखे होते हैं, किसमें, आपके चेक में, ठीक है। तो उस चेक में ये जो नंबर लिखे होते हैं ये एक मैग्नेटिक इंक से, एक मैग्नेटिक इंक आती है, उससे लिखे जाते हैं, जिसको एक किसके द्वारा, एक मशीन के द्वारा पढ़ लिया जाता है। अभी अपन आगे पढ़ेंगे चेक ट्रंकेशन सिस्टम, तो ये उसमें वहां पर काम आता है। तो ये चेक में लिखे हुए होते हैं, इसके माध्यम से क्या होता है, उस चेक की पूरी डिटेल पढ़ ली जाती है। ये चेक कौन से शहर का है, कौन सी ब्रांच का है, किस बंदे का है, सेविंग अकाउंट का है, करंट अकाउंट का है, पूरी डिटेल आपकी इन नंबर्स में होती है। तो ये तो था दोस्तों MICR कोड के बारे में, जिसकी फुल फॉर्म है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। अब दोस्तों अपन नेक्स्ट बात करते हैं IFSC कोड की। ये बड़ा फेमस नाम है, क्या है दोस्तों, IFSC कोड, IFSC, ठीक है, IFS कोड बोला जाता है, IFS, और यहां पे C का क्या मतलब है, कोड, ठीक है। तो आप जो बोलते हैं ना, जैसे कहीं पे भी आपको पैसे ट्रांसफर करने होते हैं तो ये IFS कोड जरूर लगता है, तो आप क्या बोलते हैं, IFSC कोड, तो ये बोलना गलत होता है। और कभी इसकी जब फुल फॉर्म पूछी जाती है तो आप मिस्टेक भी वहीं करी जाते हैं, ठीक है, आप मिस्टेक भी वहीं करी जाते हैं। क्यों, क्योंकि आप तो सोचते हैं कि C का तो कोई मतलब अलग होगा, और IFSC कोड क्योंकि बोलने में ही वही आ रहा है, तो बोलना हमेशा क्या है, आज के बाद से आपको IFS कोड, क्या बोलना है, IFS कोड। और IFSC कोड की, IFSC की फुल फॉर्म क्या होती है, इंडियन फिनेंशियल सिस्टम कोड। क्या है, इंडियन फिनेंशियल सिस्टम कोड, कि भाई भारत का जो फिनेंशियल सिस्टम है उसका कोड। ये हर बैंक को RBI के द्वारा प्रदान किया जाता है। RBI इसमें क्या है, हर बैंक को अपना अलग कोड देता है, और फिर बैंक अपने हिसाब से क्या करती है, उसका सिटी वाइज क्या करती है, अलग अलग कोड, सिटी वाइज, ब्रांच वाइज कोड अलग करती है। तो यह हर ब्रांच का अलग होता है, हर ब्रांच का अलग होता है, ठीक है, किसी भी ब्रांच का सेम नहीं होता है। तो ये चीज समझ में आ गई दोस्तों। अब आगे बात करते हैं, IFSC कोड के बारे में समझ लिया। हाँ दोस्तों, एक चीज और, इसका जो 5वां अक्षर है, ठीक है, वो हमेशा क्या होता है, 0, वो हमेशा क्या होता है, 0। 5वां अक्षर क्या होता है, 0, 0, ठीक है, 5वां अक्षर, 5th अक्षर, ठीक है, क्या होता है, 0 या 0 होता है। तो ये तो था IFSC कोड के बारे में। अब दोस्तों अपन आगे चलते हैं। अब अपन बात करते हैं नेफ्ट, NEFT। इसका भी नाम आपने बड़ा सुना होगा, ठीक है, क्योंकि आपने सुना होगा कि भाई नेफ्ट के माध्यम से पैसे क्या कर दिए, ट्रांसफर कर दिए। तो नेफ्ट की फुल फॉर्म क्या है, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर,
क्या है, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। ठीक है, नाम से ही पता लग रहा है कि भाई नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। आपको क्या करना है, अगर 1 लाख रुपए से कम, दोस्तों इसकी शर्त क्या है, 1 लाख रुपए से कम, 1 लाख रुपए से कम। अगर आपको 1 लाख रुपए से कम पैसों का क्या करना है, ट्रांजैक्शन करना है, तो आप नेफ्ट के थ्रू कर सकते हो। और इसमें आपका आधे घंटे में ही पैसा क्या हो जाता है, मतलब आधे घंटे की लिमिट होती है। आपने मान लो करा तो तुरंत भी हो सकता है, तो मैक्स टू मैक्स आधा घंटा मैक्स टू मैक्स है। आधे घंटे बाद आपके खाते में पैसे तुरंत पहुंच जाते हैं। तो मिनिमम जैसे आपने डाला तुरंत ही चल जाए, किस्मत है आपकी, लेकिन मैक्स टू मैक्स आधा घंटा ट्रांसफर होने में लगता है। और ये क्या है, एक बैंक से उसी बैंक तथा अन्य बैंक के खाते में खातेदारक द्वारा स्वयं ही स्थानांतरित किया जा सकता है। जैसे मान लो मैं हूं, मुझे मेरे एक खाते से दूसरे खाते में ट्रांसफर करनी है, या फिर एक बैंक से किसी दूसरे बैंक में ट्रांसफर करना है, दोनों ही चीजें, मतलब एक बैंक से खुद के बैंक में और खुद के बैंक से दूसरे के बैंक में, दोनों काम इसमें हो सकते हैं। तो ये कौन सी प्रणाली थी दोस्तों, नेफ्ट प्रणाली थी। इसकी फुल फॉर्म याद रखना, फुल फॉर्म पेपर में पूछ ली जाती है, और फुल फॉर्म इसकी क्या है, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। अब दोस्तों अपन आगे चलते हैं। आगे है आरटीजीएस। क्या है दोस्तों, आरटीजीएस। आरटीजीएस क्या है, ये नेफ्ट का भी बाप है। ये क्या है, ये नेफ्ट का भी बाप है। और इन सबको कौन, एनपीसीआई, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने क्या है, अपनी टेक्नोलॉजी, ये सब मैंने क्या बताया था, जितना भी अपन ऑनलाइन पेमेंट करते हैं ये सब वो ही डिसाइड करता है। तो रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, क्या है इसकी फुल फॉर्म, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। ठीक है, क्या है, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, मतलब इधर से आपने बटन दबाया और उधर से आपका पैसा ट्रांसफर, कोई टाइम नहीं लगता। नेफ्ट में तो ये है कि भाई ज्यादा से ज्यादा आधे घंटे में आपके पहुंच जाएंगे, लेकिन इसमें क्या है, रियल टाइम, आपने इधर से बटन दबाया और उधर से आपके खाते में पहुंचे। तो रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट किसकी फुल फॉर्म है, आरटीजीएस की, याद रखना दोस्तों। अब अपन आगे बात करते हैं, आरटीजीएस के बारे में हो गया। ठीक है, अब आरटीजीएस के बारे में दोस्तों अपना है लास्ट सीटीएस, चेक ट्रंकेशन सिस्टम। क्या है, चेक ट्रंकेशन सिस्टम। दोस्तों चेक ट्रंकेशन सिस्टम क्या है, ये क्या है, इस नई प्रणाली के तहत किसी व्यक्ति, फर्म या संस्थान द्वारा जारी किए गए किसी चेक के भुगतान हेतु उसकी मूल शाखा या बैंक के पास भौतिक रूप में न भेजकर उसकी क्या करते हैं, स्कैनिंग करते हैं। पहले क्या होता था, जैसे जयपुर की पीएनबी का मेरा खाता है और मैंने चेक बना के दे दिया आपको। अब आपको चेक बना के दे दिया, लेकिन आप रहते हैं कहां पर, जोधपुर में, और जोधपुर में आपका खाता किस में है, बैंक ऑफ बड़ौदा में। तो अब क्या होगा, आप वहां पे डालेंगे, फिर जोधपुर से जयपुर की ब्रांच में आएगा, तो मतलब बहुत लफड़े होते थे और चेक क्लियरिंग में टाइम ज्यादा लगता था। तो उसके लिए ये सीटीएस, चेक ट्रंकेशन प्रणाली लागू की गई, जिसमें MICR कोड के माध्यम से चेक को स्कैन करके क्या किया जाता है, सॉफ्ट कॉपी के फॉर्म में भेजा जाता है, और उसके सत्यापन से ही क्या होता है, भुगतान चेक जमा करने वाला शाखा में प्राप्त किया जाता है और चेक क्या हो जाता है, क्लियर हो जाता है। तो ये कुल मिला के क्या है, चेक क्लियरिंग का एक सिस्टम है। तो दोस्तों आज की क्लास में अपन ने ये सब पढ़ा, अगली क्लास में अपन मिलते हैं, धन्यवाद।